आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूएसएस अब्राहम लिंकन, जो कि अमेरिका का एक एयरक्राफ्ट कैरियर है। और अभी हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने फैसला लिया कि इस एयरक्राफ्ट कैरियर को वेस्ट पैसिफिक से मिडिल ईस्ट की तरफ मोड़ दिया जाए। तो क्या रीजन है इस पूरे डिसीजन का, और क्या स्पेसिफिक हम बोल सकते हैं फीचर्स हैं अब्राहम लिंकन को, जो कि ये यूएस के एक पोटेंट मिलिट्री फोर्स की तरह, मिलिट्री एसेट की तरह काम करता है। आइए समझते हैं पूरी डिटेल में। सबसे पहले हम समझें कि किस कारण से हम इस एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में बात कर रहे हैं। तो जैसा कि आप इस मैप पे देख सकते हैं, एक्चुअली में यूएसएस अब्राहम लिंकन, जो कि यूएस का एक फ्लैगशिप निमित्ज क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर है, ये पिछले कुछ दिनों से बे ऑफ बंगाल रीजन में, इंडियन ओशन रीजन में था। और वहां से इसको वापस देख सकते हैं कि ईरान, जो कि वेस्ट एशिया मिडिल ईस्ट में लोकेटेड है, वहां की तरफ इसको मोड़ दिया गया। इसका रीजन ये है कि अमेरिका ईरान पे प्रेशर अप्लाई करना चाहता है। पिछले कई महीनों से हम देख रहे हैं कि यूएस ने इसराइल के साथ मिलकर ईरान पे स्ट्राइक भी किया। और अब रिसेंट में जो डोमेस्टिक प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उसको लेकर के भी डोनाल्ड ट्रंप का जो बयान था वो काफी तीखा, और उन्होंने बहुत ही शार्प तरीके से क्रिटिसाइज किया था। ईरान ने भी इसको रिटेलिएटरी तरीके से देखा है, और उस ईरान ने भी कहा है कि अगर इस तरह का कोई भी एक्शन, मिलिट्री एक्शन यूएस लेता है, तो कोई भी यूएस का मिलिट्री एसेट वो ईरान का लेजिटिमेट टारगेट होगा, चाहे वो यूएस के डोमेस्टिक टेरिटरी में हो या फिर इसकी ओवरसीज बेसिस की अगर हम बात करें। तो अगर हम यूएसएस अब्राहम लिंकन का को ओवरव्यू समझने की कोशिश करते हैं, तो सबसे पहले तो एक न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिसको कि CVN-72 क्लास कहा जाता है। न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर मतलब कि जो इंजन है इसका, वो न्यूक्लियर पावर्ड है, यानी बहुत दिनों तक ये सी में रह सकता है विदाउट एनी नीड ऑफ रिप्लेनिशिंग इट्स फ्यूल, यानी डॉकिंग करने की जरूरत इसको नहीं पड़ेगी। अगर क्लास की बात करें तो निमित्ज क्लास की वारशिप है, और वन ऑफ द लार्जेस्ट नेवल प्लेटफॉर्म्स एवर बिल्ट। फ्लोटिंग यूएस सॉवरेन टेरिटरी भी इसको कई बार बोला जाता है, और ये अमेरिकन ग्लोबल पावर का बहुत ही जीता जागता इसको नमूना और सिंबल हम मान सकते हैं। अगर हम फ्लैगशिप ऑफ कैरिड स्ट्राइक ग्रुप की बात करें, तो यूएस के पास अभी सबसे ज्यादा कैरिड स्ट्राइक ग्रुप्स है पूरे वर्ल्ड में। ये यूएस अभी करीब करीब 11 कैरिड स्ट्राइक ग्रुप को हैंडल करता है, और उसमें कैरिड स्ट्राइक ग्रुप नंबर 3 जो है, उसका फ्लैगशिप जो शिप है वो यूएसएस अब्राहम लिंकन को माना जाता है। यूएसएस अब्राहम लिंकन नाम इसका पड़ा था, अब्राहम लिंकन जो कि यूएस के 16 प्रेसिडेंट हैं, उनको ऑनर करने के लिए। अगर हम बात करें कैरियर स्ट्राइक ग्रुप की, तो ये बेसिकली फ्लीट ऑफ शिप होती है। ये सिर्फ ऐसा नहीं कि एयरक्राफ्ट कैरियर को ही हम कैरियर स्ट्राइक ग्रुप बोलते हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर सबसे लार्जेस्ट शिप होती है, और उसके चारों तरफ बहुत सारे छोटे छोटे शिप्स, जैसे कि डिस्ट्रॉयर, क्रूजर्स और सबमरीन भी साथ चलते हैं, ताकि अगर कोई एयरक्राफ्ट कैरियर को निशाना बनाता है तो उस थ्रेट को न्यूट्रलाइज किया जा सके। अगर हम पूरे कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को समझें, तो एक फॉर्मिडेबल फोर्स के रूप में एक्ट करती है, और ये जो इसका कंपोजिशन है वो इस तरह से डिजाइन किया गया है ताकि किसी भी रीजन में, चाहे वो अटलांटिक इंडियन ओशन हो या फिर इवन पैसिफिक ओशन हो, कहीं भी यूएस अपना डोमिनेंस, नेवल डोमिनेंस मोर स्पेसिफिकली पोर्ट्रे कर सकता है। यूएस पैसिफिक फ्लीट का ये पार्ट है। और अगर होम पोर्ट की बात करें, तो नेवल एयर स्टेशन नॉर्थ आइलैंड, जो कि सैन डिएगो कैलिफोर्निया में है, वेस्टर्न कोस्ट ऑफ यूएस हम बोल सकते हैं, वहां पे इस शिप का होम पोर्ट है। अगर हम बात करें कंपोजिशन ऑफ कैरियर स्ट्राइक ग्रुप की, तो सबसे लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट कैरियर यहां होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं कंपैरिजन में। उसके अलावा क्रूजर, डिस्ट्रॉयर, अटैक सबमरीन, रिप्लेनिशमेंट शिप्स, और एयरक्राफ्ट कैरियर इटसेल्फ इट कैन हैंडल मोर देन 75 एयरक्राफ्ट। अगर हम यूएसएस अब्राहम लिंकन की बात करें, तो ऐसा माना जाता है कि ये 90 एयरक्राफ्ट को एक साथ अपने ऊपर हैंडल कर सकता है, अपने ऊपर स्टे करने दे सकता है। इसमें हम बात करें कंपोजिशन की, तो 7500 सेलर्स और सबमरीन्स जनरली इस पूरे स्ट्राइक ग्रुप का पार्ट होते हैं। और यूएसएस अब्राहम लिंकन की अगर हम बात करें, तो इस शिप के अलावा यूएसएस फ्रैंक पीटरसन, यूएसएस हेनरी काइजर, जेआर यूएसएस स्प्रूआंस और यूएसएस माइकल मर्फी, ये भी कुछ लार्ज शिप्स इसके पार्ट हैं। अगर हम यूएसएस अब्राहम लिंकन के फिजिकल स्केल और डिजाइन को समझने की कोशिश करें, तो लेंथ करीब करीब इसका 330 मीटर यानी कि 1000 फीट से भी ज्यादा है। डिस्प्लेसमेंट 100,000 टन, यानी 1 लाख टन का डिस्प्लेसमेंट का सिंपल यहां मतलब होगा कि इसका जो वेट है वो 1 लाख टन के बराबर है। और इसी वजह से इसको कई बार डिफेंस एक्सपर्ट जो हैं वो फ्लोटिंग सिटी एट द सी ही बोलते हैं। और इसका रीजन ये भी है क्यों हम इसको सिटी बोल रहे हैं, क्योंकि 5630 सेलर, 5630 यूएस नेवल पर्सनल्स को ये अकोमोडेट कर सकता है, और इतने सारे ट्रुप को लेकर के ये दुनिया में कहीं भी जा सकता है, कहीं भी डॉकिंग करने की इसको जरूरत नहीं है। अगेन क्यों? क्योंकि हमने देखा है कि ये न्यूक्लियर पावर्ड शिप है, यानी बहुत दिनों तक ये सिर्फ
सी में ही तैरता रह सकता है। सो वन ऑफ द लार्जेस्ट मूविंग स्ट्रक्चर, अगर हम बात करें सिर्फ ऐसा नहीं कि एयरक्राफ्ट कैरियर है इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है, पूरे अगर हम वर्ल्ड में इंजीनियरिंग मार्वल को भी देखें तो इसको वन ऑफ द लार्जेस्ट मूविंग स्ट्रक्चर्स बोला जाता है। इसी वजह से कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इसका काफी ह्यूमंगस था। 1980s में इसको बिल्ड किया गया था और उस टाइम के अकॉर्डिंग करीब करीब 4.5 बिलियन डॉलर्स का कॉस्ट लगा था। अगर हम उसको इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट करके देखें तो आज इसका कॉस्ट अराउंड 11 बिलियन डॉलर्स के आसपास है, जो कि कई छोटे छोटे कंट्रीज के जीडीपी के बराबर है। अगर हम मालदीव को कंपेयर करें तो उसका जीडीपी और इस पूरे एयरक्राफ्ट का जो कॉस्ट है वो ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट है। इसी वजह से साइंटिस्ट इसको मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल का इन्वेस्टमेंट बताते हैं और काफी रेयर काइंड का एयरक्राफ्ट कैरियर इसको माना जाता है। नाउ एयरक्राफ्ट कैरियर का सबसे इंपॉर्टेंट रोल ये होता है कि वो नेवल डोमिनेंस, नेवल सुपीरियरिटी को पोर्ट्रे कर सके और किसी भी कंट्री में किसी भी ओशन से जाके स्ट्राइक कर सके, ताकि यूएस आर्मी वहां पे ग्राउंड अटैक को भी अंजाम दे पाए। प्लस ये जो है एयरक्राफ्ट कैरियर सिर्फ समुद्र में रह सकता है, लेकिन चूंकि इसके ऊपर बहुत सारे एयरक्राफ्ट स्टेशन किए जाते हैं, इस वजह से एयर विंग पावर जो है वो मेजर रोल प्ले करता है डोमिनेंस पोर्ट्रे करने के लिए। तो अगर हम यूएसएस अब्राहम लिंकन को देख रहे हैं तो करीब करीब ये 90 एयरक्राफ्ट एक साथ कैरी कर सकता है। F-35C लाइटनिंग टू स्टेल्थ फाइटर्स जैसे एडवांस्ड एयरक्राफ्ट, FA-18 सुपर हॉर्नेट्स हो गए। तो ओवरऑल अगर हम एयरक्राफ्ट की वैल्यू को ही देखें जो कि एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर स्टेशन है, तो अराउंड 5 बिलियन डॉलर्स का उनका वैल्यू है। तो ये पूरी तरह से मोबाइल एयरबेस की तरह फंक्शन करता है। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर दुश्मन भी एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करके एयरक्राफ्ट कैरियर को डिस्ट्रॉय करना चाहता है, इसके ऊपर अटैक करना चाहता है, तो उस तरह के थ्रेट को न्यूट्रलाइज करने के लिए इस एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर अर्ली वार्निंग और सर्वेलेंस प्लेन्स भी रखे जाते हैं। और यूएस जो सबसे कॉमन प्लेन यूज करता है इस मामले में वह है E-2C हॉकआई। तो इस सर्वेलेंस प्लेन के थ्रू यूएस पहले से ही थ्रेट को एनालाइज कर सकता है और इसके पहले की थ्रेट एयरक्राफ्ट कैरियर के आसपास पहुंचे, उसके सराउंडिंग में पहुंचे, उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है मिसाइल के थ्रू या फिर एयर टू एयर लॉन्च एयरक्राफ्ट के थ्रू। टोटल एसेट की वैल्यू की बात करें अगर हम पूरे यूएसएस अब्राहम लिंकन को, तो 12 से 16 बिलियन डॉलर का एसेट वैल्यू हो, यानी कि इंडियन रुपीस में, इंडियन करेंसी में इसकी टोटल वैल्यू, एसेट की वैल्यू 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा होगी। तो पूरे वर्ल्ड में अगर हम पूरे मिलिट्री को भी कंपेयर करें तो इसको माना जाता है कि एक कॉस्टलीस्ट मिलिट्री एसेट है। ऑपरेशनल कॉस्ट और न्यूक्लियर पावर की बात करें, डेली ऑपरेटिंग कॉस्ट ही इसका अराउंड 2.5 मिलियन डॉलर यानी करीब करीब 15 करोड़ रुपए के आसपास आता है। 21 करोड़ रुपए हम बोल सकते हैं पर डे। पावर्ड बाय 2 A4W न्यूक्लियर रिएक्टर्स यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली वर्क करते रहते हैं और इस वजह से 20 साल तक ये सी में रह सकता है, ओशन में रह सकता है विदाउट रिफ्यूलिंग नीड एज सच। सो इस वजह से ही इसको सबसे इंपॉर्टेंट एसेट हम मान सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि इस एयरक्राफ्ट कैरियर का स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ये है कि यूएस इसको पावर प्रोजेक्शन टूल की तरह यूज करता है। कई बार हम देखा है कहीं भी कन्फ्रंटेशन होता है, हम इंडिया का भी एग्जांपल ले सकते हैं। 1971 में जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बांग्लादेश को लेकर के विवाद बढ़ा और युद्ध की स्थिति पहुंच गई, तब हम जानते हैं कि उस समय पाकिस्तान का यूएस बहुत अच्छा अलायंस था और पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए ही उसने एक एयरक्राफ्ट कैरियर भी इंडियन ओशन की तरफ रवाना किया था कि अगर इंडिया अटैक को कंटिन्यू करता है तो कहीं ना कहीं वो उस पर अटैक करने की कोशिश करेगा। नाउ क्या अमेरिका वाकई में इंडिया पे अटैक करता, इसके बारे में हम बता नहीं सकते हैं क्योंकि ये कोई इमेजिनरी सिचुएशन हो गई। बट इंडिया की तरफ यूएस ने इस एयरक्राफ्ट कैरियर को और दूसरे जो एयरक्राफ्ट कैरियर था उसको भेजा था इसलिए ताकि अपना पावर को प्रोजेक्ट कर सके, अपने अलायंस को जो पाकिस्तान के साथ उसका अलायंस था उसको भी एम्बोल्डन तरीके से स्ट्रेंथन दिखा सके। दूसरा, ये मिलिट्री डिटरेंस की तरह यूज करता है। अगर कोई एयरक्राफ्ट कैरियर किसी भी ओशन में किसी भी सी में मूव कर रहा है यूएस का, तो उस एरिया में जो भी कंट्रीज हैं वो यूएस या यूएस एसेट के ऊपर अटैक करने से पहले 10 बार सोचेंगे, क्योंकि एयरक्राफ्ट कैरियर बहुत बड़ी तबाही उनके देश में ला सकता है। प्लस डिप्लोमेटिक प्रेशर बिल्ड करने के लिए भी एक बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट की तरह इसका यूज किया जाता है और इसका बेस्ट एग्जांपल हम अभी ईरान के केस में ही देख सकते हैं। अभी यूएस ईरान पे वाकई अटैक करेगा नहीं, ये क्वेश्चन इसका आंसर देना बहुत मुश्किल है, पर हाँ, इस एयरक्राफ्ट कैरियर को जो मिडिल ईस्ट की तरफ मोड़ा गया है, ईरान की तरफ मोड़ा गया है, उसका बहुत बड़ा रीजन ये है कि डिप्लोमेटिक प्रेशर यूएस क्रिएट करना चाह रहा है ताकि ईरान जो है न्यूक्लियर एम्बिशंस जो उसके हैं उसको काबू में रख सके। और जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं उसको भी, उसमें भी डोनाल्ड ट्रंप ने बताया था कि ईरान से उनका डिमांड ये है कि प्रोटेस्टर्स को हैंग ना किया जाए, उनको फांसी की सजा ना दी जाए। तो ओवरऑल युद्ध के टाइम पे भी
जैसे कि ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म जो लॉन्च किया गया था, ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम जो लॉन्च किए गए थे यूएस के द्वारा इराक के ऊपर, अफगानिस्तान के ऊपर। सो इस सब सिचुएशन में भी, वॉर लाइक सिचुएशन में भी इस एयरक्राफ्ट कैरियर ने यूएस ट्रुप को बैकिंग प्रोवाइड कर रखी थी। तो ये था इंपॉर्टेंस यूएसएस अब्राहम लिंकन का। दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। इफ यू लाइक, प्लीज लाइक बटन, शेयर विद फेलो एस्पिरेंट्स एज वेल एज सब्सक्राइब चैनल फॉर मोर कंटेंट। थैंक यू वेरी मच।